Hello everyone. Today in this video we can see the unit 4 of adult health nursing 1, that is respiratory system. हम आज रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने वाले हैं. मेनली हम उसके कौन से प्रॉब्लम्स है, देन जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है उसके कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या है, देन उसके कॉज क्या है, देन उसका कॉमन मैनेजमेंट, देन डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, ये सारा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, वो चैनल ज़रूर फॉलो कर लीजिए फॉर दिस ऑल दी नोट्स एंड दी फॉर द गाइडेंस. सो हम पहले वीडियो के स्टार्टिंग में हम सारा जो भी कॉमन नोट्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो डिस्कस करेंगे. देन हम सिस्टम मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है वो देखेंगे एक एक करके. सो फर्स्टली कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम में. मेनली हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, जो भी पेशेंट है उसमें रहेगा रनी नोज, स्टफी नोज, देन स्नीजिंग रहेगा उसको, देन कफिंग, फटीग, पेनफुल सॉल्विंग, फीवर, हेडेक, चिल्स, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ब्लू लाइट, जो भी लिप ब्लू कलर रहेगा लिप्स का और दी फिंगर्स का, देन डिप्सनिया, चेस्ट पेन, म्यूकस प्रोडक्शन एक्सेस रहेगा, ड्राई रहेगा, देन ड्राइनेस रहेगा, विजिंग है, फास्ट हार्ट रेट रहेगा ड्यू टू कफिंग, देन माल न्यूट्रिशन, देन कफिंग ब्लड, दैट इज़ मतलब जो भी ब्लड है उसमें कफ आएगा, देन सोर थ्रोट पेन और प्रेशर फोकस्ड रहेगा एंड चेस्ट टाइटनेस. ये सारे कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है जो हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखने को मिलेंगे ये पेशेंट हैविंग दी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. देन हम आते हैं कॉमन डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में. हम कौन से डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन कॉमनली हम इसमें करेंगे. फर्स्ट आएगा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, दैट इज़ पीएफटी. हम इसमें स्पायरोमेट्री, देन डिफ्यूजिंग कैपेसिटी हम चेक करेंगे, लंग वॉल्यूम चेक करेंगे, देन उसका मेजरमेंट क्या है वो सारा चेक करेंगे. देन इमेजिंग स्टडीज़ जो हम स्कैन करते हैं सच एस चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, देन एमआरआईज, ये सब हम इमेजिंग स्टडीज़ में देखेंगे. देन इसमें कॉमन आएगा और ब्लड टेस्ट में हम एबीजी वैल्यू चेक करेंगे, दैट इज़ आर्टरी ब्लड गैस वॉल्यूम. देन डब्ल्यूबीसी का काउंट चेक करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट पैनल्स. देन माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट में हम क्या करेंगे कि जो भी स्प्यूटम है देन उसका ब्लड कल्चर करेंगे. पल्मोनरी टीबी टेस्ट हम इसमें माइक्रोबायोलॉजी में करेंगे. देन लास्टली क्या आएगा, पल्स ऑक्सीमेट्री, पीक एक्सपेटरी फ्लो रेट, दैट इज़ PFR. देन एक्सरसाइज टेस्ट, देन स्लीप स्टडी हम चेक करेंगे. देन अदर टेस्ट में आएगा ब्रोंकोस्कोपी, लंग बायोप्सी, पल्मोनरी, देन एंजियोग्राफी. ये स्पेसिफिक टेस्ट है कुछ डिसीज कंडीशन में किए जाते हैं. देन कॉमन मेडिकेशन हम इसमें क्या क्या यूज़ करेंगे, मेनली इसमें आएंगे 6 to 7 मेडिकेशन जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं. दैट इज़ फर्स्ट रहेगा एंटीबायोटिक. इसमें क्या रहेगा, हम जो भी एंटीबायोटिक्स क्यों करते हैं यूज़ फॉर द ट्रीटिंग द बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस. देन इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा कि ये किल करेगा और इनिबिट करेगा ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया एंड इन्फ्लामेशन है वो रिड्यूस करेगा, इन्फेक्शन को रिड्यूस करेगा. एग्जाम्पल क्या है एंटीबायोटिक का, एमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, देन क्लैरिथ्रोमाइसिन. देन सेकेंड है हमारा ब्रोंकोडायलेटर. ब्रोंकोडायलेटर में हम क्या करेंगे, ब्रोंकोडायलेटर मेनली क्या काम क्या करता है, जो भी हमारे एयरवे के मसल्स है उसमें जो भी टेंशन है देन उसका एयर फ्लो है उसको इंक्रीज करेगा, देन जो भी मसल्स है उसको रिलैक्स्ड करेगा एंड जो भी सिम्टम्स है उसको रिलीव करने में हमें ब्रोंकोडायलेटर हेल्प करता है. देन अपना मैकेनिज्म क्या रहेगा इसका, ये स्टिमुलेट करेगा बीटा 2 रिसेप्टार को एंड रिलैक्स करेगा अपने जो भी एयरवे के मसल्स है एंड उसमें जो भी एयर फ्लो है वो इंक्रीज करेगा. देन इसमें इसके एग्जांपल है साल्मेटेरॉल, एल्ब्यूमेटेरॉल, देन साल्ब्यूटामोल, ये सारे ब्रोंकोडायलेटर के एग्जांपल्स. देन आते हैं हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड. कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करेगा, मेनली जो भी इन्फ्लामेशन है और जो भी स्वेलिंग्स है उसको रिड्यूस करेगा इन दी एयरवे एंड जो भी सिम्टम्स है अस्थमा के, सीओपीडी के, देन राइनाइटिस के, ये सारे रिलीव करेगा, मीन्स डिक्रीज करेगा. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मेनली ये सप्रेस करेगा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स को एंड इसमें इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग वो रिड्यूस करेगा. एग्जाम्पल इसका ब्यूडेसोनाइड, प्रेडनिसोन, ये सारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड के एग्जाम्पल है.
देन म्यूकोलाइटिक एजेंट्स, म्यूकोलाइटिक क्या करेगा, जो भी म्यूकस है उसको थीन लूजन करेगा एंड मतलब जो भी म्यूकोलाइटिक एजेंट है वो क्या करेगा, इफ़ आपको ड्राई कफ है या थिक कफ है उसको थीन करेगा एंड अगर ड्राई कफ है तो उसको कफ अप मीन्स जो भी कफ है वो बाहर निकालने में जो म्यूकोलाइटिक एजेंट्स है वो हेल्प करता है एंड रिलीव करेगा सिम्टम्स ऑफ दी COPD, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये ब्रेक डाउन करेगा म्यूकोप्रोटीन, जो भी म्यूकोप्रोटीन्स है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो उसको ब्रेक डाउन करेगा एंड जो भी म्यूकस की विस्कोसिटी है और उसका अडेजन है वो रिड्यूस्ड करेगा। इसका एग्जांपल आएगा अपना एसिटिलसिस्टीन। देन डीकंजेस्टन, इसमें क्या रहेगा, डीकंजेस्टन ये करेगा जो भी नेज़ल नोज़ में हमारे कंजेशन होता है उसको रिड्यूस करेगा एंड जो भी साइनस का प्रेशर है वो भी रिड्यूस करेगा एंड जो भी सिम्टम्स है कोल्ड के एलर्जीज के वो रिड्यूस करेगा। डीकंजेशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये जो भी ब्लड वेसल्स है नेज़ल में वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा एंड जो भी स्वेलिंग है और कंजेशन है वो रिलीव करेगा। मीन्स जो भी ब्लड वेसल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, मतलब वो मतलब कंस्ट्रिक्ट मीन्स छोटे हो जाएंगे तो उसमें जो भी स्वेलिंग्स है वो रिलीव हो जाएगी एंड जो भी कंजेशन है वो भी रिड्यूस्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका सुडोफ्रेनेडिन एंड देन फिनिलफ्रेनिन, ये सारे डिकंजेशन के एग्जाम्पल है। देन एंटीहिस्टामिन क्या करेगा, जो भी एलर्जिक रिएक्शन की सिम्टम्स है उसको रिलीव करेगा एंड जो भी इचिंग है, स्नीजिंग है, रनी न्यूज़ है वो रिलीव करने में हेल्प करेगा। देन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये ब्लॉक करेगा हिस्टामिन रिसेप्टर को एंड जो भी एलर्जिक रिस्पॉन्स है उसको रिड्यूस करेगा, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा। इसका एग्जांपल है डाइफेनहाइड्रामाइन एंड लोराटेडिन। सो हमारे जो भी कॉमन मेडिकेशन कौन कौन थे हमारे, एंटीबायोटिक, इसमें ये क्या करेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करेगा। ब्रोंकोडायलेटर क्या करेगा, जो भी हमारे बीटा-2 रिसेप्टर है उसको स्टिमुलेट करके एयरवे के मसल्स को रिलैक्स करेगा। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या है, इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग को रिड्यूस करेगा। म्यूकोलाइटिक एजेंट क्या करेगा, जो भी म्यूकस है उसको थीन करने में, लूजन करने में हेल्प करेगा। डीकंजेस्टेंट क्या है, जो भी नेजल का कंजेशन है, साइनस का प्रेशर है वो रिड्यूस करेगा। एंटीहिस्टामाइन क्या है, हमारे जो भी एलर्जिक रिएक्शन है उसको रिलीव करने में हेल्प करेगा। देन आते हैं हमारे और एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्या करेगा, रिड्यूस करेगा पेन को, इसका एग्जांपल है एसिटामिनोफेन। देन एंटीपायरेटिक, रिड्यूस करेगा फीवर को, इसका एग्जांपल है एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन। एंटी इन्फ्लामेटरी क्या है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगा, इसका एग्जांपल है नेप्रोक्सोन। देन कॉमन कॉम्प्लिकेशन हमें इसमें क्या क्या देखने को मिलेंगे, इसमें रहेगा रेस्पिरेटरी फेलियर, निमोनिया, पुल्मोनरी एम्बोलिज्म, ARDS मीन्स acute respiratory distress syndrome, then COPD, chronic obstructive pulmonary disease, then pneumothorax, then lung cancer. सो ये सारे चीज़ जो हमने अभी तक देखे हैं, साइन एंड सिम्टम्स, देन उसका डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, मेडिकेशन और कॉम्प्लिकेशन, ये सारे कंडीशंस में सेम रहेगा। बस डिफरेंस इज कि जो भी उसका कॉज है एंड उसका जो भी डेफिनेशन है वो अलग रहेगा एंड देन उसका पैथोफिजियोलॉजी भी अलग रहेगा। सो हम अभी एक एक डिसीज कंडीशन हम देखेंगे। सो फर्स्ट आता है हमारा COPD। COPD क्या है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। इसमें क्या होगा कि प्रोग्रेसिव लंग डिसीज़ का ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव लंग डिसीज़ दैट कॉज एयरवे लिमिटेशन एंड ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़। जो भी लंग डिसीज़ है वो मतलब सीवियर हो जाएगा एंड जो भी एयर फ्लो है वो लिमिट हो जाएगा, मतलब जो भी हमारा एयरवे पासिंग होता है वो रिड्यूस्ड होगा एंड जो भी पेशेंट है उसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ होगा। देन इसके टाइप्स है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ COPD, दैट इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड दी एम्फाइजेमा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होगा, ब्लू कलर्स हो जाएगा एंड एम्फाइजेमा में पिंक पफर फॉर्म होगा। देन इसकी इटियोलॉजी मीन्स कॉजेज इसका क्या है, मेनली कॉज है इसका स्मोकिंग, एनवायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, ये मेन कॉज है COPD के। देन इसका पैथोफिजियोलॉजी कैसा होगा कि फर्स्ट ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर दैट इज़ स्मोकिंग, एनवायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर, इसमें एलर्जेंस एंट्री करेगा बॉडी में। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो एंट्री करेगा, इन्फ्लामेशन कॉज होगा लंग्स में। देन ब्रोंकोस जो भी है वो इरिटेड होगा एंड ब्रोंकोस्पाज्म होगा, मीन्स जो भी ब्रोंकाई है उसको डैमेज करेगा, जो भी एलर्जेंस है वो। देन हमारा COPD कॉज होगा। देन ARF इज़ द
एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्यूर। ये क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन। मतलब ये क्या है? एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्यूर, ये लाइफ थ्रेटनिंग मीन्स ये क्योरेबल नहीं है। एंड इसमें क्या रहेगा कि जो भी ऑक्सीजनेशन है, ऑक्सीजन है बॉडी में, वो इनएडिक्वेट रहेगा। देन इट रिजल्टिंग इन दी हाइपोक्सिया और हाइपरकैप्निया मीन्स ऑक्सीजन का लेवल कम होगा एंड दी हाइपरकैप्निया मीन्स CO2 का लेवल इंक्रीज होगा बॉडी में। देन इसकी etiology क्या है? इज ड्यू टू न्यूमोनिया, ARDS और पल्मोनरी एम्बोलिज्म और हेड इंजरी, स्ट्रोक और पेन के वजह से ARF हो सकता है। देन इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या रहेगा? इफ हाइपोक्सीमिया है, मतलब ऑक्सीजन का लेवल अगर कम है तो इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन रहेगा, वेंटिलेशन का प्रॉब्लम होगा एंड शंटिंग होगा बॉडी में। देन हाइपरकैप्निया मीन्स इंक्रीज CO2 लेवल, इनएडिक्वेट वेंटिलेशन रहेगा, जो भी रेस्पिरेटरी के मसल्स है वो वीकेन होंगे ड्यू टू इंक्रीज CO2 एंड एयर में ऑब्स्ट्रक्शन होगा। देन हमारा आता है थर्ड इज दी अस्थमा। अस्थमा ये सबको नोन ही होगा, कॉमन है ये। अस्थमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेशन डिसऑर्डर ऑफ द एयरवे इन विच इन्फ्लामेशन कॉजेज वैरिंग डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अस्थमा में क्या होगा कि इन्फ्लामेशन होगा, कहाँ होगा? एयरवे में। मतलब वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन होगा अगर एयरवे में, एंड इसका जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो वैरी करेगा पर्सन टू पर्सन। एंड इसका और में है अस्थमा इज अ डिसऑर्डर और ऑफ द ब्रोंकियल एयरवे कैरेक्टराइज्ड बाय पीरियड ऑफ रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म। अगर हमें बार बार ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, अगर ऑलरेडी और एक हिस्ट्री का ब्रोंकोस्पाज्म का और वो रिपीटेड होते ही जा रहा है पर्सन को, तो अस्थमा डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन इसका इटियोलॉजी क्या रहेगा? एयर पोल्यूशन, डस्ट, एलोजन्स, जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल चेंज, वेदर, ऑक्यूपेशनल स्टिमुला, ये सारे इसके इटियोलॉजी रहेंगे। अब ऐसे ये तो शॉर्ट नोट्स है, अगर आप ऐसा पेपर में लिखने जाओगे तो जो भी मार्क्स है वो कम मिलेंगे। अगर आप इसको डीप में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हो पॉइंट वाइज, तो मार्क गेनिंग में हेल्प हो जाएगी। देन इसके टाइप्स है एक्सट्रिंसिक, इंस्ट्रिंसिक, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड, देन ऑक्यूपेशनल, नॉक्चर्नल, ये सारे टाइप्स है अस्थमा के। देन इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या करेगा? जो भी फैक्टर्स है उसको ट्रिगर करेंगे, देन एयरवे इन्फ्लामेशन होगा। इसमें 3 कंडीशंस डेवलप होगी। हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस मीन्स अगर हाइपर सिक्रीशन होता है म्यूकस का तो जो भी ब्रीथिंग पैसेज है वो नैरो हो जाएगा। एंड जो भी एयरवे का मसल है अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो ब्रीथिंग पैसेज वो नैरो हो जाएगा। एंड ब्रोंकियल ब्रोंकियल मेम्ब्रेन अगर स्वेल अप हो जाती है जो भी ब्रीथिंग पैसेज है वो नैरो होगा। देन इसमें वीजिंग, इट लीड्स टू साइन इन सिम्टम्स दैट इज वीजिंग, कफ, डिस्पनिया, टाइटनेस इन चेस्ट, ये सारे साइन इन सिम्टम पेशेंट में हमें देखने मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है? अस्थमा डेवलप्ड हो गया। पॉल्स इलनेस इज अस्थमा। अगर कोई पूछता है कि पॉल्स इलनेस क्या है तो इज अस्थमा। देन हमारी आती है फोर्थ डिसीज कंडीशन दैट इज ब्रोंकाइटिस इज अ परमानेंट डायलेशन एंड पार्ट ऑफ द एयरवे। इसमें क्या होगा? जो भी एयरवे पैसेज है उसमें परमानेंट डायलेशन हो जाएगा। डायलेशन मीन्स स्वेलिंग, वन टाइप ऑफ स्वेल, मतलब डायलेशन मीन्स स्वेल अप हो जाएगा ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लामेशन एंड द इन्फेक्शन। देन इसका इटियोलॉजी क्या रहेगा? पल्मोनरी इन्फेक्शन इंक्लूडिंग पर्ट्यूसिस, उफिंग कफ, अगर उफिंग कफ ज़्यादा होता है तो पल्मोनरी इन्फेक्शन होगा। अगर पल्मोनरी इन्फेक्शन ज़्यादा है तो परमानेंट डायलेशन हो जाएगा एयरवे में। देन सेकेंड इज दी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकाई, देन एस्पिरेशन ऑफ फोरेजिन बॉडी, देन केमिकल्स, देन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस, देन सीलियल डिस्पोनी सिंड्रोम, देन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसीज और इम्यूनो डेफिशिएंसीज, इसके वजह से ब्रोंकाइटिस होता है। देन इसके पैथोफिजियोलॉजी क्या रहेगी?
पल्मोनरी इन्फेक्शन होगा फर्स्ट ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, देन इन्फ्लामेशन होगा एयरवे का, देन जो भी इपिथेलियल इंजरी है वो कॉज्ड होगी, एंड म्यूकस होगा, म्यूकस का हाइपर सिक्रीशन होगा। एंड इसके वजह से क्या होगा, अगर म्यूकस का हाइपर सिक्रीशन हो रहा है तो जो भी म्यूकोसिलियरी मेम्ब्रेन है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी। देन प्लगिंग ऑफ एयरवे मीन्स जो भी एयरवे प्लग हो जाएगा एंड एयरवे को डैमेज करेगा एंड ब्रोंकाइटिस कॉज होगा। देन हमारी फिफ्थ कंडीशन आती है निमोनिया। निमोनिया इज ऑल्सो नोन टू दी एवरीवन। इसमें क्या होगा कि जो भी इन्फ्लामेशन होगा इन दी लंग पैरेन्काइमा caused by the microbial agents such as बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और पैरासाइट। इसमें क्या होगा, जो भी लंग पैरेन्काइमा है उसमें इन्फ्लामेशन होगा। क्यों होगा? ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और पैरासाइट्स के वजह से। इसके इटियोलॉजी क्या है? एज, माल न्यूट्रिशन, पोल्यूशन, स्मोकिंग, ट्रैकियोस्टोमी, ये सारी इसके कॉजेस है। देन इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा कि जो भी बैक्टीरिया है उसका एंटर होगा लंग्स में, देन एक्टिवेशन होगा इन्फ्लामेशन होगा, देन टिश्यू का नेक्रोसिस होगा, देन पस फॉर्मेशन होगा इन दी एयरवे एंड फ्लूइड का कंजेशन होगा, तो इसकी वजह से निमोनिया कॉज हो सकता है। देन हमारा सिक्स्थ आता है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन क्या है? इज अ कंडीशन इज कैरेक्टराइज बाय बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इन दी स्पेस बिटवीन दी लंग्स एंड दी चेस्ट कैविटी। मतलब जो भी हमारी स्पेस रहती है बिटवीन दी चेस्ट एंड द लंग्स के बीच में जो भी स्पेस है उसमें वहाँ पे फ्लूइड का फॉर्मेशन होगा और फ्लूइड का बिल्डअप होना, उसको कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। सो इसका इटियोलॉजी क्या है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और कैंसर, किडनी और लिवर डिसीजेस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ये सारे कॉजेस है हमारे प्लूरल इफ्यूजन के। देन इसमें टाइप्स है ट्रांसड्यूरल एंड दी ड्यूरल। इसमें क्या, ट्रांसड्यूरल में क्या, एक्सीडेंट कंडीशन व्हेन फ्लूइड लीक्स फ्रॉम ब्लड वेसल इनटू दी प्लूरल स्पेस। ट्रांसड्यूरल में क्या होगा, जो भी हमारा फ्लूइड है वो हमारे ब्लड वेसल से प्लूरल स्पेस में एंट्री कर रहा है ड्यूरिंग दी लीवर फेल्यूर, पेरिटोनियल डायलिसिस, किडनी फेल्यूर, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर के वक्त। देन सेकेंड इज दी एक्सक्यूडेड प्लूरल इफ्यूजन। इसमें क्या होगा, इट्स अकर्स ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरा इटसेल्फ और द लंग। मतलब एक्सक्यूडेड में क्या होगा, जो भी प्लूरा है और द लंग से उसमें खुद से इन्फ्लामेशन होगा। इट्स ड्यू टू द टीबी, असाइटिस और द मीनिंग सिंड्रोम। देन इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या रहेगा? ड्यू टू लॉजिकल फैक्टर इन्फ्लामेशन अकर होगा लंग्स में। देन ब्लॉकेज होगा सर्कुलेशन इन दी प्लूरल फ्लूइड, जो भी प्लूरल फ्लूइड है उसके सर्कुलेशन में प्रॉब्लम्स डेवलप्ड होगी। देन ब्लॉकेज जो होगा ड्यू टू एक्सेसिव फ्लूइड अकोमुलेट इन दी प्लूरल कैविटी एंड प्लूरल इफ्यूजन कॉज होगा। देन थोरैक्स सेंटेसिस, ये प्रोसीजर इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी हमें प्रैक्टिकल के वक्त भी दे देते हैं और कभी कभी अपने थेरी पेपर में भी आता है फॉर द 5 मार्क्स। सो थोरैक्स सेंटेसिस क्या है? प्रोसीजर है इन विच द is removed by the help of the needle which is inserted between the ribs। मीन्स जो भी फ्लूइड है वो हम रिमूव करते हैं फ्रॉम द प्लूरा कैविटी विद द हेल्प ऑफ नीडल। हम नीडल कहाँ इंसर्ट करेंगे? बिटवीन दी रिब्स, जो हमारे रिब्स है उसके बिटवीन में हम कोई भी नीडल, जो भी थोरैक्स सेंटेसिस की नीडल है वो इंसर्ट करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दिस नीडल हम जो भी फ्लूइड फॉर्म हुआ है लंग्स में वो हम रिमूव कर सकते हैं एंड जो भी प्लूरल इफ्यूजन की प्रॉब्लम हो उसको हम कम कर सकते हैं एंड इज़ यूज्ड फॉर द रिमूविंग द प्लूरल फ्लूइड। देन हमारा 7th आता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इज़ अ टीबी, इज़ अ इन्फेक्शन प्राइमरली अफेक्ट द लंग्स। ये जो इन्फेक्शन है वो फर्स्टली हम अफेक्ट करेगा लंग्स में एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुला। ये सब एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुला, ये सबको नोन है। जो टीबी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुला की वजह से होता है एंड ऑल्सो अफेक्ट्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऐसा नहीं कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये सिर्फ लंग्स में ही होगा, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में भी होता है, सच एज स्पाइन में भी होता है
देन इसके कॉजेज़ क्या क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बाय एयरवे ड्रॉपलेट्स, कफिंग, स्नीजिंग, क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन अगर हम करते हैं तो हमें टीबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन इसके रिस्क फैक्टर क्या रहेंगे, माल न्यूट्रिशन, एक्सेस अल्कोहल एडिक्शन और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज क्लाइंट्स है उनमें। देन पुअर सैनिटेशन, चिल्ड्रंस हैविंग द 5 एज बिलो, देन स्मोकिंग। Then there are 3 stages in the TB. First is the primary, latent and the active. प्राइमरी में क्या रहेगा, जो भी पीपल विथ वीक इम्यून सिस्टम shows the symptoms 1 to 2 weeks after the microorganism enters to the body. If अगर कोई भी पर्सन है उसमें अगर हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं विद इन दी 1 to 2 weeks, सो उसका जो भी इम्यून सिस्टम है वो लो है, देन हम उसे कहेंगे प्राइमरी टीबी। देन लेटेंट टीबी में क्या रहेगा, जो भी बैक्टीरिया में also have observed by the macrophages or WBCs such as bacteria can persist inside the macrophages and remain dominant for the years. नो सिम्टम्स, मतलब लेटेंट में क्या रहेगा, मतलब जो भी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एंटर हो गया है बट फॉर द ईयर्स हमें कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं, तो लेटेंट टीबी है। देन एक्टिव टीबी में क्या है, व्हेनेवर इम्यून सिस्टम ब्रेक्स बैक्टीरिया विल मल्टीप्लाई एंड मेक यू सिक। एक्टिव में क्या रहेगा, जो भी बैक्टीरिया एंट्री कर रहे हैं बॉडी में उसका मल्टीप्लिकेशन होगा एंड जो भी पर्सन है वो वीक फील करेगा। इसमें क्या रहेगा, वो सिम्टम्स को शो करेगा एंड कम्युनिकेबल डिसीज मतलब पर्सन टू पर्सन वो ट्रांसफर होगा। देन इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या रहेगा कि जो भी बैक्टीरिया वो एंटर करेगा फर्स्ट लंग में, देन इम्यून सिस्टम में वो इनगल्फ करेगा बैक्टीरिया मीन्स WBCs में, माइक्रोफेजेस, देन फॉर्मिंग करेगा ग्रैनुलोमा फॉर्म करेगा इन द लंग। देन इनसाइड द ग्रैनुलोमा जो भी बैक्टीरिया वो एंटर करेगा एंड बिकम एक्टिव हो जाएगा वो, एंड अगर वो बैक्टीरिया वो ग्रैनुलोमा में गया तो उसकी वजह से जो भी इन्फेक्शन है वो कॉस्ट करेगा एंड लीड टू द टिश्यू डैमेज, टीबी स्प्रेड। जेन टिश्यू डैमेज होगा देन वो क्या होगा, ट्यूबरक्लोसिस फॉर्म हो जाएगा एंड स्प्रेड विद द लंग्स, ओवरऑल लंग्स एंड और क्लोज कॉन्टैक्ट विद द अदर पर्सन उसमें ट्रांसफ़र हो सकता है। देन इसमें मेनली मैनेजमेंट हमारा क्या रहेगा, डॉट्स थेरेपी। डॉट्स थेरेपी इज द strategy used to reduce the number of tuberculosis cases and it stands for the direct observed treatment short course। मतलब हमें जो भी ट्यूबरक्लोसिस है उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस, इन विच वर्कर्स ऑब्जर्व द पेशेंट एज दे टेक देयर मेडिकेशन। इसमें क्या रह गया कि हम जो पेशेंट का है ऑब्जर्व करेंगे ड्यूरिंग द, अगर पेशेंट मेडिकेशन ले रहा है ऑफ द टीबी, इसमें हम डेली का देंगे फॉर द 2 months आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन। देन सो मेनली हम टीबी में फॉर द 2 months रेगुलरली हम आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन का डोज देंगे पेशेंट को, एंड फॉर द 4 month फॉर डेली 4 month आइसोनियाजिड एंड दी रिफाम्पिसिन का हम डोज देंगे पेशेंट को। ये रहेगा हमारा पूरा कोर्स 6 month का शॉर्ट कोर्स में। देन इस निमोथोरैक्स इन्वॉल्व होता है, इट इज़ द कंप्लीट और पार्शियल कोलैप्स ऑफ लंग एज अ रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन द प्लूरल स्पेस। इसमें क्या रहेगा, जो भी एक्यूमुलेशन हो रहा है एयर का इन द प्लूरल स्पेस ये कंप्लीट रहेगा और पार्शियल रहेगा, is the abnormal condition in which the air is collected into the pleural space between the lungs or the chest wall result in the collapse of the lung। इसमें वही है निमोथोरैक्स में कि एयर का कलेक्शन होगा इन द प्लूरल स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड द चेस्ट वॉल। इसका कॉज रहेगा मेनली चेस्ट इंजरी, लंग डिसीज लाइक सीओपीडी और निमोनिया। इसका रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग, टोबैको, जेनेटिक्स और लंग कैंसर। देन इसका पैथोफिजियोलॉजी रहेगा ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, रप्चर होगा इन दी चेस्ट वॉल। देन एयर का लीक होगा, एयर है वो लीक होगी इन दी प्लूरल स्पेस एंड देन निमोथोरैक्स फॉर्म होगा।
देन लंग एब्सिस, एब्सिस इज द पस फॉर्मेशन, जो पस, सो लंग एब्सिस क्या है, इज अ पस फॉर्मेशन विद इन द लंग्स पैरेन्काइमा, टिपिकली रिजल्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन। जो भी इन्फेक्शन की वजह से पस फॉर्म होता है इन द लंग्स पैरेन्काइमा इज कॉल्ड एज लंग एब्सिस। इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, ई कोलाई इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन और पैरासिटिक इन्फेक्शन। इसके रिस्क फैक्टर क्या रहेंगे, एनेस्थीसिया, अल्कोहल, then weak immune system, malnutrition, pneumonia, then lumps, then chest injuries. देन इसके पैथोफिजियोलॉजी क्या रहेंगे, ड्यूटियोलॉजिकल फैक्टर, इन्फेक्शन होगा कहाँ होगा, एल्वोलाई में होगा। देन इसमें क्या होगा, जो भी पस कैविटी वो फॉर्म होगी, देन उस पस कैविटी में क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा टिश्यू में, देन उसका नेक्रोसिस होगा, नेक्रोसिस में के बाद क्या होगा, जो भी अपना टिश्यू है वो डैमेज होगा एंड जो पस फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। देन 9 नंबर में आता है हमारा emphysema. Emphysema is a pyothorax. It is a damage of the wall and the blood vessels of the alveoli and the permanent enlargement of the alveoli. इसमें क्या होगा कि डैमेज होगा, कहाँ डैमेज होगा, वॉल और ब्लड वेसल्स ऑफ द एल्वोलाई, एल्वोलाई की जो भी ब्लड वेसल्स है और उसकी जो वॉल्व है उसमें डैमेज होगा एंड परमानेंट इन्लार्जमेंट होगा, किसका होगा, एल्वोलाई का होगा। देन इसके कॉजेज क्या रहेंगे अपने, बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जी, एयर पोल्यूशन एंड मेन कॉज इज द स्मोकिंग। देन रिस्क फैक्टर्स आर द एज, मोर देन इफ पर्सन इज मोर देन द 14 years of the age, it have he or she has a high risk to cause with the emphysema. Then asthma, then gender, family history. then इसका पैथोफिजियोलॉजी का क्या होगा, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, एलोलार वॉल हैव बीन डिस्ट्रॉयड एंड लॉस इलास्टिसिटी। जो अपना इटियोलॉजी की वजह से क्या होगा, जो भी अपनी एलोलार वॉल है वो डैमेज्ड हो जाएगी एंड इलास्टिसिटी उसकी लॉस हो जाएगी। Then, due to the loss of elasticity, the alveoli get collapsed and make gas exchange harder. If जो भी alveoli की elasticity वो disturbed हो जाएगी तो जो हमारा गैस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, डिफ़िकल्ट होने के बाद हाइपोक्सीमिया मीन्स जो भी ऑक्सीजन का एक्सचेंज है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा इन दी ब्लड। देन बॉडी कॉम्पेंसेट बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इन दी ब्रीथ रेट। जो भी अपना ऑक्सीजन का रेट है वो कम होने के बाद जो अपनी बॉडी है वो कॉम्पेंसेट करेगी, मीन्स ब्रीथ रेट को इंक्रीज करेगी। देन उसके बाद क्या होगा, एम्फाइजेमा में क्या होगा, जो भी ब्लड वेसल है एल्वोलाई के वो डिस्टर्ब हो जाए। देन एम्फाइमा क्या है, इट इज़ द रश disorder characterized by the accumulation of pus in the pleural space. It is similar as the अपना lung abscess. इसमें भी accumulation होगा pus का प्लूरल स्पेस में। इसकी इटियोलॉजी है निमोनिया, डायबिटीज़, देन GERD, चेस्ट इंजरी। देन इसका पैथोफिजियोलॉजी, प्लूरल इन्फेक्शन, प्लूरल फ्लूइड कलेक्शन इन दी प्लूरल स्पेस ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, उसके वजह से देन फ्लूइड का कलेक्शन होगा प्लूरल स्पेस में एंड इंक्रीज्ड होगा विद ऑफ द प्लूरल मेम्ब्रेन। जो भी प्लूरल का मेम्ब्रेन है उसका विद इंक्रीज्ड होगा ड्यू टू फ्लूइड कंपोजिशन। देन क्या होगा कि जो उसका जो भी मूवमेंट है वो लॉस हो जाएगा। देन उसके वजह से फ्रोजन हो जाएगी चेस्ट, देन डिफ़िकल्टी होगी हमें ब्रीदिंग में एंड एम्फाइमा होगा। देन 10 नंबर में आता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है, इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी ऑकर्स व्हेन अ ब्लड क्लॉट travels to the lungs and blocks and more pulmonary arteries. Pulmonary embolism means एम्बोलाई मीन्स कि फॉर्मेशन होगा क्लॉट का, जैसे हमारे कार्डियक में होता है एथेरोस्क्लेरोसिस में ब्लॉकेज, तो वैसे ही इसमें भी ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होगा एंड ये ट्रैवल करेगा फ्रॉम दी लंग्स एंड देन इसको ये ट्रैवल करेगा लंग्स में, देन ब्लॉक करेगा जो भी अपने पल्मोनरी आर्टरीज है उसको ब्लॉक करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा गैस एक्सचेंज है वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगा एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज करेगा एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा।
देन इसके एटियोलॉजी रिस्क फैक्टर क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस दैट इज डीवीटी, देन इमोबिलिटी होगा, हाइपरकोएगुलेशन, सर्जरी, ट्रॉमा, फ्रैक्चर, देन कैंसर, देन ओबिसिटी, स्मोकिंग। इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर क्लॉट होगा इन द वेनस सर्कुलेशन, देन रीच टू द राइट एट्रियम वाया द ब्लड वेसल। इसमें क्या होगा, इटियोलॉजी की वजह से क्लॉट का फॉर्मेशन होगा वेनस सर्कुलेशन में, देन वो थ्रू दी वेनस सर्कुलेशन रीच करेगा राइट एट्रियम में, देन उसके रीच करेगा राइट एट्रियम में, देन उसके बाद वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी में जाके वो ब्लॉकेट फॉर्म करेगा। देन एटलेक्टाइसिस, एटलेक्टाइसिस क्या है, इट इज़ द कंडीशन इन विच फेल्योर ऑफ द पार्ट ऑफ द लंग इनटू द एक्सपांड ड्यू टू कोलैप्स और क्लोजर ऑफ द एल्वुलाई। इसमें क्या होगा, एटलेक्टाइसिस में मतलब जो भी लंग है उसका कोई भी पार्ट है वो फेल हो जाएगा फॉर दी गैसियस एक्सचेंज, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा एंड ड्यू टू दैट वो कोलैप्स्ड हो जाएगा जो भी लंग है, एंड जो एल्वोलाई है उसका क्लोजर होगा एंड कोलैप्स्ड हो जाएगी एल्वोलाई भी। देन इट मे बी एक्यूट और क्रोनिक, ये एक्यूट भी हो सकता है एंड क्रोनिक भी हो सकता है। एटलेक्टाइसिस मीन्स मतलब कोई भी अगर जो भी लंग का पार्ट है वो फेल्स हो जाएगा एंड उसके वजह से मतलब गैसियस एक्सचेंज में फेल हो जाएगा, उसके वजह से क्या होगा, जो अपनी एल्वोला है वो कोलैप्स्ड हो जाएगी एंड देन उसके बाद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अराइज होगा। इसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर क्या है, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ म्यूकस प्यूटम प्रोडक्शन, स्मोकिंग, COPD, एक्सेस BMI एंड एस्पिरेशन इसके कॉजेस है। देन इसकी इटियोलॉजी क्या है, सॉरी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, कहाँ होगा ऑब्स्ट्रक्शन, पैसेज ऑफ द एयर फ्रॉम लंग्स टू एल्वोलाई, लंग्स और एल्वोलाई के बीच में जितना भी एयर वे पैसेज है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा एंड जो भी एयर है वो ट्रैप्ट करेगी ब्लड स्ट्रीम टू द ब्लड ऑक्सीजनेशन, जो भी ट्रैप्ड एयर है वो कहाँ यूज़ होगा, ब्लड स्ट्रीम में टू मेक द ब्लड ऑक्सीजनेटेड। देन अफेक्टेड पोर्शन ऑफ एल्वोलाई बिकम एयरलेस, जो भी अफेक्टेड पोर्शन है एल्वोलाई का उसमें क्या होगा, वो एयरलेस हो जाएगा एंड एल्वोलाई जो है वो कोलैप्स्ड हो जाएगी एंड एटलेक्टाइसिस फॉर्म होगा। देन एडियोनाइट, एडियोनाइट क्या है, इज द इन्फ्लामेशन और एडियोनाइटिस, एडेनोइडाइटिस इसका क्या है, ये इन्फ्लामेशन है एडेनोइड्स का एंड एडेनोइड्स आर द लिम्फेटिक टिश्यू मीन्स द सेंटर ऑफ द पोस्टीरियर वॉल, ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा, पोस्टीरियर वॉल के सेंटर में लिम्फेटिक टिश्यू में प्रेजेंट रहेगा एडेनोइड। देन हमारा 11 नंबर पे आता है ARDS, ARDS इज अ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, लंग कंडीशन दैट स्प्रेड सफिशिएंट O2 फ्रॉम द गेटिंग इनटू द लंग्स एंड अप टू द ब्लड। इसमें क्या होगा, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है एंड इसमें क्या होगा कि इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ O2 कहाँ होगा, लंग्स में एंड इनटू द ब्लड, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ O2 रहेगा इसमें। इसका कॉजेस रहेगा न्यूमोनिया, सेप्सिस, शॉक, पैनक्रियाटाइटिस, ट्रॉमा, एस्पिरेशन, कार्डियोपल्मोनरी पैसेज। देन इसका पैथोफिजियोलॉजी रहेगा ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, इन्फ्लामेशन होगा, कहाँ इन्फ्लामेशन होगा, लंग्स में, लंग्स में इन्फ्लामेशन होने के बाद जो भी अपनी एल्वेओलर कैपिलरी मेम्ब्रेन है वो डैमेज्ड हो जाएगी और वहाँ पे ड्यू टू डैमेजिंग इंक्रीज होगा उसका परमेबिलिटी, देन परमेबिलिटी इंक्रीज होगा तो उसमें क्या होगा, लीकेज ऑफ फ्लूइड इनटू द एल्वोलाई, परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, जो भी अपनी मेम्ब्रेन है वो लीक करेगा फ्लूइड इनटू द एल्वोलाई एंड एल्वोलाई अगर लीक करता है फ्लूइड तो वो कोलैप्स्ड हो जाएगा। देन अगर एल्वोलाई कोलैप्स्ड हो जाएगी तो इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज होगा, देन वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होगा, अगर गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो रहा है तो जो भी अपना ऑक्सीजनेशन है उसमें डिस्टर्बेंस आएगा, हाइपोक्सीमिया होगा, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन लेवल, देन ARDS फॉर्म होगा। देन हमारा लास्ट आता है आज का टॉपिक ब्रोंकाइटिस, इट इज़ अ इन्फ्लामेशन ऑफ द एयर पैसेज दैट इज ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन होगा, इसके देयर आर 2 टाइप्स, एक्यूट एंड क्रोनिक, एक्यूट इज द शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहेगा ब्रोंकाइटिस एंड क्रोनिक फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन। देन इसके कॉजेस रहेंगे स्मोकिंग, वायरस, बैक्टीरिया, GRD और डस्ट। देन पैथोफिजियोलॉजी इसका क्या रहेगा, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर,
इन्फ्लामेशन होगा ब्रोंकस में। ब्रोंकस में अगर इन्फ्लामेशन होगा तो जो भी म्यूकस का प्रोडक्शन है वो एक्सेस रहेगा, दैट इज कफ। देन इसके वजह से क्या होगा, पोटेंशियल स्मॉल मसल कॉन्स्ट्रिक्शन, जो भी मसल्स है उसका कॉन्स्ट्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा एंड देन ब्रोंकोस्पैज्म कॉज करेगा, दैट इज ब्रोंकाइटिस। देन अपने इसमें शॉर्ट टर्म आते हैं, मतलब स्मॉल टर्म्स है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में। फर्स्ट इज द एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस मीन्स दी जो नोज में ब्लीडिंग होता है वो। देन लैरिंजाइटिस है, इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंग्स। देन राइनाइटिस है, इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नोज। देन साइनसाइटिस क्या है, साइनस में इन्फ्लामेशन होगा। देन टॉन्सिलाइटिस है अपना, इन्फ्लामेशन होगा टॉन्सिल्स में। देन फेरिंजाइटिस है, इन्फ्लामेशन होगा फेरिंग्स में। अब में इस एएचएन में ध्यान रखना है, इफ़ कोई भी नाम के सामने आईटिस आ रहा है, मीन्स ITIS आईटिस आ रहा है, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, ये कॉमन चीज़ है। तो हमने आज के लेक्चर में कौन से डिसीज़ कंडीशन देखे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में, COPD, देन ARF, देन अस्थमा, ब्रोंकिक्टसिस, देन निमोनिया, देन प्लूरल इफ्यूजन, देन पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, उसमें डॉट्स थेरेपी देखा, निमोथोरेक्स देखा, देन लंग एप्सिस, देन एम्फाइजिमा में देखा हमने एम्फाइमा, देन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, देन एटलेक्टेसिस देखा, देन एडिनोइटिस देखा, देन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, देन ब्रोंकाइटिस, एम्पेट्रेक्सिस, लैरिंजाइटिस, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस। सो आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आपको और कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए लेक्चर्स में तो प्लीज़ आप सजेशन बता सकते हैं आपका frankly. So subscribe this YouTube channel and like, comment and share this video. Thank you.